गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं आपका अपना अमय भटेजा और आज हम शुरू करेंगे हमारी नई यूनिट जो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो जो ये वीडियो है ये हमारे दोनों बोर्ड्स के लिए होने वाली है, 2021 बोर्ड्स जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं और 2022 बोर्ड्स। तो मैं यहाँ पे आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर के अंदर, और नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, वहाँ जाके आप वो टॉपिक स्किप कर सकते हैं जो 2021 वाले बच्चे हैं। 2022 वाले जो ये वीडियो हैं लास्ट तक देखें और अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 8 जो है हमारी बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। वैसे तो आपकी बुक में देखेंगे तो ये है चैप्टर नंबर 10 किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो बट आपके किनेसियोलॉजी जो है वो सिलेबस में नहीं है, और जो ये वीडियो है ये 2021 बोर्ड्स और 2022 बोर्ड्स दोनों के लिए ही है। इसमें मैं वो पार्ट भी कवर करूँगा जो 2021 के लिए डिलीटेड है। सो बने रहिएगा, दोनों बोर्ड्स के लिए वीडियो है ये। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले जो कंटेंट्स हमने पढ़ने हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो जो ये ऊपर वाले तीन हैं ये तीनों तो हैं हमारे 2021 के लिए, और जो फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स है ये है 2022 के लिए। मतलब ये चारों टॉपिक हैं, ये 2022 बोर्ड्स में आएंगे, और जो ऊपर वाले तीन हैं ये 2021 में हैं। तो टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं, वहाँ जाके आप ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले आता है बायोमैकेनिक्स। जो चैप्टर का नाम ही है हमारा बायोमैकेनिक्स, तो एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, और बायोलॉजी में क्या होता है हमेशा हम वर्ड्स का डाइसेक्शन करते हैं कि वर्ड्स किससे क्या बना है, किसका मतलब क्या होता है। तो ये एक बहुत अच्छा फंडा होता है एज ए बायो स्टूडेंट होने का कि हम कोई भी वर्ड होगा उसके मीनिंग पे जाते हैं, क्योंकि उसके जो वर्ड होते हैं ना उसके अंदर उसका मीनिंग छुपा होता है। जैसे व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स क्या है, ये दो वर्ड से बना है, बायो एंड मैकेनिक्स। बायो क्या हो गया, बायो मतलब लाइफ, एंड मैकेनिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स की पार्ट होती है, मैकेनिक्स होती है उसका एक पार्ट होता है, एक यूनिट बोल सकते हैं अपने, वो होती है मैकेनिक्स। मतलब कि बायो मतलब लाइफ एंड मैकेनिक्स द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन बॉडीज व्हेन दे आर इन मोशन। मतलब जब कोई भी बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी जो है, या कोई भी नॉन लिविंग भी हो सकती है, जो कभी मोशन में होती है, जो उसके ऊपर जो जो फोर्सेज लगते हैं उसे बोलते हैं हम मैकेनिक्स। तो मतलब अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बायो मैकेनिक्स, मतलब जो लिविंग फॉर्म होती है, जो लिविंग बॉडी होती है, जब वो मोशन कर रही होती है तब उसके ऊपर जो फोर्सेज लगते हैं वो होते हैं हमारे बायो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम उन फोर्सेज को। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे आपने फिजिकल एजुकेशन है, आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड है। तो मतलब जब हम कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे, स्पोर्ट ऐसा तो नहीं आप बैठे बैठे बिना मूवमेंट के खेलेंगे, तो वहाँ पे मूवमेंट होगी, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कोई मर्जी स्पोर्ट हो, उसके अंदर मूवमेंट होगी। और उस मूवमेंट कर जब वो मूवमेंट होगी तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, किस तरीके की वो मूवमेंट होगी, तो उसकी जो भी स्टडी करते हैं हम वो आते हैं हमारे बायोमैकेनिक्स के अंदर। तो ये बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द लिविंग सिस्टम। जब भी हम कोई स्पोर्ट एंड गेम खेलते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है मूवमेंट करती है, तो उस मूवमेंट के दौरान जो भी फोर्सेज हमारी बॉडी पे लगते हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट होता है उसको हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स के अंदर। को जिस फील्ड के अंदर पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम बायोमैकेनिक्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बायोमैकेनिक्स। तो ऐसे एक काम करना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। देखते हैं कितने वेरिएशंस हैं हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। अब आती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए। मैं इतनी मेहनत से पीपीटीज बना रहा हूँ, तो मेरा एक छोटा सा काम करना, ये जो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि मुझे समझ आ रहा है, तभी आप इसको शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो मैं इतनी मेहनत से आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटीज बना रहा हूँ, मेरी क्लासेस चल रही हैं कॉलेज की, पीपीटीज बना रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसे शेयर करना एक छोटा सा काम करना है मेरा, आपको 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस शेयर पे क्लिक करना है आपको। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स क्या क्या है, तो आप यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है, और आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। 6 पॉइंट तो मिनिमम लिख के आने हैं। अगर ये 1 नंबर में आए तो कोई भी 2-3 पॉइंट लिख के आ जाना, और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन में आए तो इन 6 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके लिख के आना है।
तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। पहला है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स इंप्रूव करने में मदद करता है। जैसे क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट एंड गेम खेलते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर स्किल होती है, पर्टिकुलर एक टेक्निक होती है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे एक वो होता है हमारा मेडिसिन बॉल पुट, आपने पढ़ा है टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर। तो जो मेडिसिन बॉल है, जब हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ेंगे और फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि 45 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, तो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे जब 45 डिग्री पे होगा। तो इससे क्या हो सकता है, हम कोई भी टेक्निक को इंप्रूव कर सकते हैं। मानो कोई पर्सन है वो 35 पे फेंक रहा हो तो ज़्यादा दूर ना जा रहा हो उसका, बट जब हम उसी को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जाता है। फिर आता है हेल्प इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करने में वो हेल्प करता है। जैसे एक वो हमारा क्रिकेटर था फिल ह्यूज, जिसकी डेथ हो गई थी, उसके यहाँ पे बॉल लगी थी। तो जब से उसके ये इंसिडेंट हुआ है तब से जो है हमारे हेलमेट का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है। तो मतलब कि स्टडी की पूरी उसके ऊपर और किस तरीके से किया जाए, तो हेलमेट चेंज कर दिया, इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है हमें कि फोर्स लगेगा तो क्या होगा। फिर है इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब मैंने बताया आपको कि टेक्निक इंप्रूव हुई, 35 पे फेंक रहा था 45 फेंकेगा तो ज़्यादा दूर कवर होगा, तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी प्रिवेंट होगी। अगर जैसे 35 पे फेंक रहा था, वो 35 फेंक रहा था और उसके शोल्डर के ऊपर खिंचाव आ सकता है, जब 45 फेंकेगा तो कोई भी वहाँ पे इंजरी का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। आगे आता है फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी को समझने में। बायोमैकेनिक्स है, हमारी बॉडी पे कौन सा फोर्स किस तरह से एक्ट करेगा, क्या इफेक्ट होगा उसका, ये स्टडी करते हैं हम, तो हमारी बॉडी को समझने में हेल्प करता है ये। असिस्ट इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अगर कोई पर्सन है, आपका कोच है, अगर उस कोच को पूरा नॉलेज है बायोमैकेनिक्स का कि कब कौन सा फोर्स मतलब आपकी बॉडी पे किस तरीके से लगता है, तो वो आपको एक अच्छे से पढ़ा पाएगा। आपको अगर उसको पूरी नॉलेज है बायोमैकेनिक्स की, आपकी पूरी बॉडी की नॉलेज है कि क्या कैसे वर्क करता है, किसके ऊपर किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज पे कौन सा फोर्स लगता है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से समझा पाएगा, अच्छे से ट्रेन कर पाएगा और आप इजीली सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेकंड पार्ट आता है हमारे चैप्टर का, वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं हमारी मेनली 4 तरह की होती हैं। अगर आपके ये क्वेश्चन आया था हमारे 2020 बोर्ड्स के अंदर, मूवमेंट्स बताइए कौन कौन सी होती है, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये 4 मेन तरह की मूवमेंट्स होती हैं। और 5वां अदर मूवमेंट से भी पढ़ेंगे हम, तो पढ़ते हैं इनको डिटेल में। पहला आता है हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, ग्लाइड मतलब क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन दैट कैन टेक प्लेस इन जॉइंट। वन सरफेस इज ग्लाइडिंग और मूविंग ओवर द अनदर विदाउट एनी एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट। ये क्या होती है, जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है इसमें क्या होता है कि हमारी एक बोन जो है वो दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करती है, मूव करती है। ना कोई एंगुलर मूवमेंट होता है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, सिर्फ ना रोटेटरी होता है, सिर्फ ग्लाइड करती है। तो वो होता है हमारा कार्पस टार्सल्स में होता है। जो बायोलॉजी से उन्होंने 11th में पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर कि ये हमारी जो रिस्ट होती है और जो हमारा एंकल होता है वहाँ पे 5 बोन्स होती हैं, ये दीज आर द 5 बोन्स। और ये जब भी हम ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, ये मेरा हाथ घूम रहा है ऐसे, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, या ये जो है ऐसे हमारा हाथ घूम रहा है, इस टाइम पे क्या है, ये जो बोन्स है एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं। दिस इज द ग्लाइडिंग मूवमेंट। या कोई भी एंगुलर रोटेशन नहीं हो रहा है, ये आपस में ग्लाइड कर रही हैं। आगे देखते हैं एंगुलर रोटेशन क्या होता है। इसके बाद है हमारा एंगुलर मूवमेंट। दिस मूवमेंट अकर्स ओनली बिटवीन लॉन्ग बोन्स। ये लॉन्ग बोन्स में होती है मूवमेंट। बाय दिस मूवमेंट एंगल बिटवीन 2 बोन्स इन डिक्रीज और इंक्रीज। क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट है, एंगुलर है मतलब एंगल का रोल है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारी बोन्स के बीच में मूवमेंट होती है, लॉन्ग बोन्स के बीच में मूवमेंट होती है, जिसके कारण एंगल बढ़ता है या तो घटता है। पहला आता है हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे ये है, मेरा हाथ सीधा है, इसको मैंने ऐसे मोड़ लिया, दिस इज द फ्लेक्शन। मतलब मेरा जो एंगल था, एंगल 180 डिग्री था पहले, और ये एंगल कम हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो दिस इज फ्लेक्शन। और जब इसको मैंने खोल दिया, मानो ये एंगल 0 डिग्री था, अभी 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, दिस इज एक्सटेंशन। इसके बाद आता है हमारा एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी यूँ है, हम स्ट्रेट हैं, इसका यूँ जाना, साइड में जाना हाथ का, दिस इज एबडक्शन। और यहाँ से वापस हाथ का यूँ आना, दिस इज एडक्शन। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाया गया है आपको, जो ये हमारा हाथ हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है, दिस इज द एडक्शन, और जो दूर जा रहा है वो है हमारा एबडक्शन। इसके बाद आता है हमारा सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है, सर्कमडक्शन में होता है, इट इज़ द मूवमेंट विच टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ अ बोन एंड इट्स आर्टिकुलर कैविटी। हमारी बॉडी में कुछ जॉइंट होते हैं जिनके अंदर, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा है आपने, उस जॉइंट में क्या होता है कि हमारे एक हेड होता है, वो उस सॉकेट के अंदर फिट होता है। तो जहाँ पे वो जॉइंट मिलेगा वहाँ पे ये मूवमेंट होगी, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है मूवमेंट का। जैसे हमारा हाथ है, यहाँ पे दिस इज मूवमेंट, ये मूवमेंट हो रही है हमारी,
इसी सर्कमडक्शन मूवमेंट होती है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब कुछ इसके अंदर ही शामिल होता है। एंगल बढ़ता घटता जो भी है इसके अंदर ही बढ़ता करता है। इसके बाद आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन इज द फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन विच अ बोन मूव्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस विदाउट अंडरगोइंग एनी रिप्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी नेक के पास जो मूवमेंट होती है, हमारे नेक के पास जब हम ऐसे मुड़ते हैं तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये अपने एक एक्सिस के ऊपर ही घूमती है। जैसे एक डंडा है उसके ऊपर ऐसे अटकाई हुई है एक बॉल, तो वो इसके ऊपर ही घूमेगी, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। वैसे हमारी गर्दन है जो ऐसे घूमती है, दिस इज द रोटेशन मूवमेंट। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता किसी बोन में कहीं से, सिर्फ रोटेशन होता है ऐसे। इसके बाद आती है हमारी अदर मूवमेंट्स, और किस किस तरीके की क्या क्या मूवमेंट्स है हमारी। वो पहली आती है हाइपर एक्सटेंशन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन, प्रोटेक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इवर्जन और रिट्रैक्शन। अभी मूवमेंट के एक बार नाम पढ़ लेना, एक एक लाइन लिखी हुई है इनकी, वो पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा माथा मारने की इन पे हमें ज़रूरत नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम में मेनली आएंगी 4 मूवमेंट्स ही आएंगी। आपके क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टाइप ऑफ मूवमेंट, या डिफाइन द टाइप ऑफ मूवमेंट, या डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मूवमेंट आएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, इन चारों मूवमेंट्स को लिखना है और इन्हें डिफाइन करना है, और एंगुलर के अंदर जो चारों मूवमेंट्स हैं उन्हें भी आगे एक एक लाइन का लिख के आना है। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर या जो 5 नंबर का आएगा तो मिलने में आसानी होगी, आपको वो 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे, जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। आपने बचपन में, चाहे कोई साइंस से है, चाहे कोई आर्ट्स से है, चाहे कोई कॉमर्स से है, सभी ने ये 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उनकी एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। वही हमने यहाँ पढ़ना है। तो जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, सभी ने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी, ये सब ने याद भी किया था, इसको रटी थी ये लाइन ऐसी कैसे, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज़ एक्सपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको पता ही है, ये हमारी बॉडी है वो मूवमेंट मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखता। तो आपके आम जीवन में आपने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे इसके, कि जब गाड़ी मुड़ती है तो हम इधर को झुक जाते हैं, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे क्यों आ जाते हैं। दिस ओवर आर द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो हमारी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो जिस मोशन में है या जिस कंडीशन में है, वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है, जब तक हमेशा उसी कंडीशन को प्रेफर करता है वो, और जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो वो आता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया के जो है हमारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने देखी हुई बोटिंग, जिसे बोलते हैं रोइंग, तो जब तक वो बोट के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, उसको ऐसे रो नहीं करते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ती। दिस इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। उसी तरीके से हैमर थ्रो है, मेडिसिन बॉल पुट है, जो भी अलग अलग गेम्स है जिसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद वो मोशन में आता है। और दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया और इसकी एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। इसके बाद इसमें नॉर्मल है एग्जांपल आपके, जो इसमें मेन है वो हमारा जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है, वो मेन है इसके अंदर हमारा। सेकंड आता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और आपने एक इक्वेशन याद की थी, F = ma। According to this law, a change in acceleration of an object is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass। तो इसमें क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन कम होगा। जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये बंदा जो है ये हाथी को धक्का मार रहा है, नीचे रोलर स्केट्स लगाए हुए हैं उसकी। जितना ज़्यादा जोर से फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा। अगर इस हाथी की जगह कोई इंसान होता तो वो इजीली मूव करता, क्योंकि इसका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है हाथी का एक ह्यूमन के मुकाबले। तो यानी जो हमारा तो सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इसमें सिंपल सा जो हमारा इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं या एग्जांपल बोल सकते हैं जो इसका है, वो हमारा एग्जांपल है। एक जैसे आपके यहाँ पे चल रहा है मेडिसिन बॉल पुट चल रहा है, जिस बंदे में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिसका ज़्यादा फोर्स है, वैसे हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, जिसकी ज़्यादा मसल्स हैं, जिसका ज़्यादा बॉडी वेट है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ क्या होता है, जो फोर्स होता है हमारी मसल्स लगाती हैं। तो जब वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा दूर तक फेंकेगा। जो हमारी मेडिसिन बॉल होगी उसे ज़्यादा दूर तक फेंकेगा, शॉर्ट पुट होगा ज़्यादा दूर तक फेंकेगा, तो मतलब फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इन फील्ड एंड स्पोर्ट्स, इसके और भी एग्जांपल्स है आपकी बुक में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं।
फिर आता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का लॉ। बचपन में हमने सबने इसको याद किया था बहुत अच्छे से, एक लाइन होती थी, सब खुश हो जाते थे कि हमारे पास ये लॉ याद करने के लिए आया है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें उसका रिएक्शन मिलता है, सेम फोर्स का मिलता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, शूटिंग है, हाई जंप है। इसमें क्या होता है, कोई जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, स्विम कर रही है लेडी, जब ये वाटर को पीछे पुश करेगी अपने पैरों से तब इसका वाटर जो है इसको आगे पुश करेगा। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होती तो स्विमिंग इम्पॉसिबल होती, चलना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि चलने के अंदर क्या करते हैं हम जमीन को पीछे की ओर पुश करते हैं और वो हमें आगे की ओर पुश करती है। उससे देखिए शूटिंग में क्या होता है, जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है और जो गन है पीछे की तरफ आती है। हाई जंप में क्या होता है, हम जितनी ज़्यादा फोर्स से नीचे पुश करते हैं उसको, उतने फोर्स से वो हमें आगे को पुश करती है। दिस इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो जो हमारे बोर्ड्स 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यहीं तक था। अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स 2022 के लिए हैं। इसमें आता है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, ये टॉपिक आपके एक्स्ट्रा है। फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, आपके टॉपिक है और उनके वो नहीं था बोर्ड्स 2021 वालों के लिए। तो मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, जो ये पूरा फिजिक्स का चैप्टर है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ फ्रिक्शन, एक पूरा चैप्टर था आपके, पूरी यूनिट थी आपके। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट डेवलप्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मतलब जब भी कहीं पे भी कोई चीज़ मूव करती है या मूव करने वाली होती है तब एक फोर्स जो होता है, जो इनविजिबल फोर्स होता है, जो अपने आप वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उस मोशन को अपोज करता है। कोजेस क्या होता है इसका, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स कोजेस। तो आपको 2 कोज लिख के आनी है। द रफनेस एंड इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, आपने देखा हुआ है अगर आपके फर्श के ऊपर आपने शैम्पू गिर दिया और तब आप चलेंगे तो आप फिसल जाएंगे, उसके ऊपर चल नहीं पाएंगे। उसके अपोजिट जब वहाँ पे एक खड्डे से, मतलब एकदम प्लेन है, कोई शैम्पू नहीं है आपके, तब इजीली चल पाएंगे उसके ऊपर। आपने कई बार नोट किया होगा जब हम मार्बल के फर्श पे चलते हैं, मार्बल के फ्लोर पे चलते हैं तो आप इजीली फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कम होता है। तो जितनी इरेगुलरिटीज़ होंगी सरफेस के ऊपर, जितनी रफनेस होगी, उतना ही हमारा जो है फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि जिस जगह वो कॉन्टैक्ट हो रहा है एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ में, उस जगह पे जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उन दोनों के बीच के, वो भी मैटर करते हैं हमारे फ्रिक्शन के फोर्स के अंदर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट और आपके 5 नंबर में पूरा क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप एंड इट्स कोजेस। तो आप लिख के आएंगे कि 2 तरह का होता है हमारे फ्रिक्शन का फोर्स, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी बट एक्चुअल मोशन इज नॉट स्टार्टेड येट। इसमें क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है आपने, स्टैटिक पढ़ा है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई अवस्था, अभी तक मोशन शुरू नहीं हुआ है। जैसे कोई एक भारी सा भरकम सा आपकी एक अलमारी पड़ी है आपकी, उसको आपने मूव करना है, तो जब आप उसको मूव करेंगे तो आपको एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो अमाउंट ऑफ फोर्स आपको इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि उसके वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और जो उतना ही आपको वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है जितना कि उधर से फ्रिक्शन का फोर्स आता है। तो जब आप उस फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब आप उसको मूव कर पाएंगे, तभी मूवमेंट होगी जब वो फ्रिक्शन का फोर्स ओवरकम होगा। मतलब जब आप पुश करेंगे तो जितना फ्रिक्शन का फोर्स जब ओवरकम हो जाएगा तब आपका एक्चुअल मोशन स्टार्ट होगा। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मोशन नहीं हो रहा होता तब भी वहाँ फ्रिक्शन का फोर्स होता है, जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन है। डायनेमिक मतलब जब मूवमेंट हो रही होती है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। मतलब कि डायनेमिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, वो फोर्स होता है जब वो तब आता है जब एक बॉडी जो होती है दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूव कर रही होती है, इसी डायनेमिक फ्रिक्शन। और ये 2 तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है, इसी तरह रोलिंग फ्रिक्शन। और ये याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन जब मूवमेंट नहीं हो रही होती, मोशन नहीं हो रहा होता, और डायनामिक फ्रिक्शन वो होता है जब मोशन एक्चुअली हो रहा होता है। इसके बाद है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल क्यों बोलते हैं, या व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रिक्शन होगा तो भी घाटा है और फ़ायदा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी घाटा और फ़ायदा दोनों है। तो हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है
कीप द ऑब्जेक्ट एट द पोजीशन, मतलब फ्रिक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे रखता है। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस पोजीशन पे रखने में हेल्प करता है, वो हेल्प्स टू मूव करने में हेल्प करता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे आपने देखा एकदम फिसलन शैम्पू गिरा दो फर्श पे, आप चल नहीं सकते, तो जब फ्रिक्शन का फोर्स है भैया आपको चलने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू मूव फास्टली, जल्दी जल्दी चलने में हेल्प करता है। होल्ड एंड ग्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा जब भी हमारा वेट लिफ्टिंग होता है या कोई बंदा जिम करता है, जब जिम करता है तो इस तरह के ग्लव यूज़ करता है जिसके ऊपर ऐसा रफ सरफेस होता है, जब इजीली फ्रिक्शन बन पाए और इजीली वो उठा पाए। और जब भी हमारा वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है तो वो अपने हाथ पे लाइम पाउडर लगाते हैं यूँ करके, या कबड्डी होती है तब भी वो लाइम लगाते हैं ताकि उनके हाथ से बंदा जब पसीना आते तो फिसल ना जाए। तो होल्ड और ग्रिप करने के लिए फ्रिक्शन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ख़राब होना, गर्म हो जाना, स्लो डाउन स्पीड कम होना। आप साइकिलिंग करते हैं, जब एक दिन है, आंधी आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और आंधी इधर से आ रही है और आप इधर से जा रहे हैं, तो उस टाइम आपको जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो मतलब आपकी स्पीड जो है फ्रिक्शन का फोर्स है वो स्लो कर देता है। मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट, मूवमेंट को डिफिकल्ट कर देता है। जब एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन होता है तो मूवमेंट जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए इतना ही था। हमने इस चैप्टर में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके अंदर कि बायोमैकेनिक्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ी, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, और फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स की, फ्रिक्शन की क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फ्रिक्शन का स्पोर्ट्स में क्या रोल है। सो आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपका ये चैप्टर था बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो एक छोटा सा काम करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो मेरी मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। मुझे उसका मतलब जो मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ इतनी लगन से आपके लिए मैं ये पीपीटी प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कुछ आपका मिस ना हो। अपनी पूरी एनर्जी मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, तो आपको छोटी सी अपनी थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करनी है और वो शेयर के बटन में क्लिक करके आगे शेयर करना है, और कमेंट और लाइक भी कर देना कि आपको कैसा लगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई इम्प्रूवमेंट करने की है तो मुझे वो बताइए, मैं आपके ज़रिए ग्रो होना चाहता हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे विश्वास है तुम 4 के आओगे, मिशन 100 पूरा करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।